हेलो लवली बडीज, तो वेलकम बैक। ये स्टोमी की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 15 है। एपिसोड की शुरुआत में हम एक फेरी टेल स्टोरी को देखते हैं जिसमें इयोन बाई प्रिंसेस बनी कैसल के सोल्जर्स से भागती स्टेज की तरफ जाती है। जीसू प्रिंस बना इस कैसल के ऊपर खड़ा होकर पास आने को उसे बुला रहा था। उसका गाउन स्टेयर केस में अटक जाने से वो गिर जाती है। जीसू को उसकी हेल्प के लिए नीचे पुकारती है। जीसू फिंगर के इशारे से नीचे आने से मना कर देता है कि उसका ड्रेस खराब हो जाएगा, उस पर रिंकल पड़ जाएंगे। वो सोल्जर्स के हाथों पकड़ी जाती है। पर ये इयोन बाई का ड्रीम था। उससे वो दोनों राइवल ब्रदर कहीं नहीं दिख रहे थे। वो इनको पूरे स्ट्रीट में खोजती है, पर फिर भी इसे जीसू को खोज नहीं पाती है, क्योंकि असल में कैंग हायोक और जीसू उनके डैड के रीडेवलपमेंट प्लान के बारे में बात करने के लिए किसी दूसरे कैफे पर बैठे थे। जीसू को पता चलता है कि ये उसके डैड इस बिजनेस प्रपोजल को उसे रोमन शॉप से हटाने के लिए थ्रेट के तौर पर यूज कर रहे हैं कि उसे इयोन बाई को ब्रेकअप करना होगा या फिर उसके डैड इस शॉप को इनसे छीन लेंगे। जीसू को कॉन्फिडेंस था कि वो अपने डैड से ये बात मनवा लेगा। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इयोन बाई अपने ड्रीम की वजह से स्ट्रेस में थी। दोबारा से एंजाइटी पिल्स लेते हुए इसे मिस्टर चा का बुलावा आ जाता है। वो इसे जीसू का पीछे छोड़ने के लिए ब्राइब के तौर पर स्कूल की परमानेंट टीचर की जॉब और इसके साथ बेशुमार फैसिलिटीज की ऑफर करते हैं। इयोन बाई अपने ड्रीम के बारे में इनको भी बताती है कि जीसू ने उसकी हेल्प नहीं की थी, और जब उसकी आंख खुली वो वहाँ नहीं था। वो उसे हर जगह खोजती रही मगर कोई क्लू नहीं मिला उसके बारे में। तो वो खौफजदा है। अगर उसने जीसू को न देखा तो सारी लाइफ जैसे उसे कभी नहीं देख सकेगी। जिस पर मिस्टर चा जानबूझकर बोलते हैं वो ऐसा इसलिए बोल रही है क्योंकि इससे बहुत ज्यादा जीसू के साथ अटैचमेंट हो गई है, वरना इसका और कोई रीजन नहीं हो सकता है। वो उसके लव को डिनाई कर रहे थे, पर वो इनको क्लियर बताती है वो अब मजीद जीसू को खुद से दूर नहीं करना चाहती है, इसके साथ डेट करना चाहती है, उसके साथ बहुत दूर तक जाना चाहती है, उसके साथ रहना चाहती है। फिर वो चासिंग बिल्डिंग से निकलते हुए खुद को रिलैक्स फील कर रही थी। इधर जीसू और वो दोनों रिवॉल्विंग डोर की वजह से एक दूसरे को मिस कर देते हैं। इयोन बाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। भागती हुई रोमन शॉप पर कैंग हायोक के पास जाती है। कैंग हायोक इसे थोड़ी देर तक इग्नोर करता रहता है, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि वो उससे क्या बोलने वाली है, पर वो उसका हाथ पकड़कर ऐसे बोलती है कि वो बहुत अच्छा है। उसकी वजह से पहली बार उसका हार्ट फ्लटर हुआ था। वो उससे बोलती है वो उसके वार्म हाथों को या खुद उसे कैंग हायोक को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहती है, मगर जीसू किसी बहुत ही गर्म और अनप्रिडिक्टेबल मैग्मा की तरह है, और वो जीसू के लिए बिल्कुल किसी सिल्वर पॉट की तरह है जो कभी कोल्ड नहीं होता, हमेशा बॉयल होता रहता है। मतलब उसके मन में जीसू के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। कैंग हायोक इसको बोलता है अगर ये हीट फायर में बदल गई तो वो इससे जल भी सकती है। वो बोलती है पर वो फिर भी जीसू के साथ जाना चाहेगी। इधर जीसू डैड के पास जाकर इस सारे ड्रामे को यही खत्म करने को बोलता है कि वो सिर्फ एक बार इयोन बाई को डेट करना चाहता है बस। मिस्टर चा को सुनकर गुस्सा आ जाता है। अपने हाथ में पकड़ा हुआ कप नीचे दे मारते हैं। बस एक बार उसे क्लियर करते हैं कि वो जो कंपनी इसके हवाले करने वाले थे अब इनको सोचना पड़ेगा अगर उसने इयोन बाई के साथ खत्म ना किया तो। जीसू को कंपनी से बाहर निकलते हुए स्कैटरी इसके हाथ में कुछ थमाकर उसे घर वापस लौट आने का बोलता है। वो असल में 2 सिक्के थे जो इसे सबवे के किराए के तौर पर दिए थे, मगर मजे की बात ये थी कि जीसू को पता ही नहीं था कि इनका करना क्या है। दूसरे लोगों को सबवे स्टेशन पर गेट से गुजरते देखकर अपने हैंड में पकड़े हुए हाथ को सेंसर पर रख कर ट्राई करता है, मगर ऑफ कोर्स वो आगे नहीं जा पाता है। इधर वो सब लोग मिलकर घर पर क्रिसमस ट्री सजा रहे थे। कैंग हायोक को कॉल आती है जिसे सुनने के बाद इन सबको कहीं और जाने का झूठ बोलकर सबवे स्टेशन पर जाता है। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे कॉल करके बुलाया था, जहां सिक्योरिटी ने पकड़कर जीसू को बिठा रखा था कि जब वो गेट को पार नहीं कर पा रहा था तो उसने बहुत ज्यादा शोर मचाया था और वहां पर लगे सिक्योरिटी कैमरास में देखकर बोल रहा था सब लोग क्यों वहां से गुजर कर जा रहे हैं, क्या वो नहीं जानते हैं कि वो चा है। फिर कैंग हायोक इसको वापस ले जा रहा था और जीसू को इस रीडेवलपमेंट प्लान के बारे में इयोन बाई को कुछ न बताने का प्रॉमिस लेता है कि वरना वो इससे रिलेशनशिप एंड कर देगी। जीसू को सुनकर हैरानगी होती है कैंग हायोक को उसकी फिक्र है क्या, मगर कैंग हायोक इसे झूठ बोल देता है कि नहीं, उसे उसकी नहीं बल्कि वाइफी की फिक्र है। इयोन बाई घर पर जीसू को अपने डिसीजन के बारे में बताने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। डिफरेंट प्रैक्टिस कर रही थी कि कौन सा स्टाइल ज्यादा अच्छा और सुटेबल लगेगा, और कुछ और डिफरेंट आइडियाज को पाने के लिए इंटरनेट पर गूगल भी करती है, जहाँ से इसे डिफरेंट आइडियाज दिखते हैं। जीसू इयोन बाई के रूम में आता है।
योन भाई उसे अकेले में मिलने का बोलने लगती है, उसे उससे बात करनी है, इसको कुछ इम्पोर्टेंट बताना है। मगर तभी हायन वो बाबुल इनको इंटरप्ट करने वहाँ आ जाते हैं। बाबुल एक लंबी सांस लेता है, फिर हवा के घोड़े पर बैठकर बगैर रुके उससे बोलता है। इसके पास ना तो कार थी, ना सेल फोन था और ना ही एक फूटी कौड़ी भी उसके जेब में नहीं थी। वो अचानक कहाँ गायब हो गया था? अब वो इतनी लेट नाइट वापस क्यों आया है? जिसे सुनकर जीसू को बाबुल को ऐसे रिएक्ट करके इसकी केयर करते देखकर इसके दिमाग में 440 वोल्ट का झटका लगता है। मतलब बाबुल जो उसे कच्चा खा जाने के लिए तैयार रहता था, आज उसकी केयर कर रहा था। जीसू को सुनकर अच्छा लगता है। वो सब लोग नीचे हॉल में ट्री को सजाते हुए जीसू के आने का वेट कर रहे थे। वो लोग खुद ही बॉल्स पर कुछ फेस बनाकर भी लगा रहे थे। जीसू वहाँ आता है, कैंग हैप देख लेता है। योन भाई सबसे आंख बचती बचाती जीसू को बाद में बात करने का बोल रही थी, पर इधर जीसू का ध्यान वहाँ पर फैली बदबू पर जाता है। उसे शक पड़ता है दोबारा से योन भाई के पास से स्मेल तो नहीं आ रही है। तभी पीछे से कैंग हैक ने अपनी बदबू से भरी सॉक्स उठा रखी थी जो क्रिसमस ट्री के साथ कहीं से चिपक गई थी। फिर सबके सबका ध्यान क्रिसमस ट्री की तरफ जाता है। वो सबके सब लोग बहुत ज्यादा हैप्पी थे कि वो इस साल किसी फैमिली की तरह इकट्ठे क्रिसमस सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। जीसू इन सभी की बातों को शौक से सुनने लगता है। उसके लिए ये बिल्कुल न्यू चीज थी। फिर हायनवो बोलता है अगर ये रोमन शॉप न होती तो अब तक उसके डैड ने जिनका कर्जा चुकाना था वो सबके सब लोग इसके पीछे पड़कर इसे पकड़कर ले जाते। इसके गुद्दे, फेफड़े, दिल सब के सब आर्गन निकाल कर बेच बाच कर अपनी रकम को पूरे कर चुके होते। बावुल भी बोलता है कि अगर वो इस रोमन शॉप पर आज न होता तो किसी सबवे पर सो रहा होता या फिर जबरदस्ती किसी सर्कस के शो में परफॉर्म कर रहा होता। पर इनको तभी टीवी पर चौसंग के रीडेवलपमेंट प्लान के मुतालिक एक न्यूज दिखती है कि वो इस पर काम करने के लिए सभी बिल्डिंग्स को गिरा रहे हैं। योनबई को इन सभी लोगों के लिए सॉरी फील हो रहा था जिनकी बिल्डिंग्स गिर रही थी। जीसू ने ट्री हाथ में पकड़ रखा था। उसका होल्ड खत्म होने पर ट्री नीचे गिरने वाला था, जिस पर बावुल चीखता है कि तुम इससे बिल्कुल तबाह करने वाले थे। हायनवो बोलता है ये सिर्फ कैंग हैक की वजह से बच गया है। इन सभी की बातों को सुनते हुए जीसू लड़खड़ाता हुआ बाहर निकल जाता है। योनबई को उसकी फिक्र हो रही थी, वो भी उसके पीछे पीछे जाती है, पर वो उसे कहीं पर भी नहीं दिख रहा था। वो वहाँ से जा चुका था। इधर हम देखते हैं कि एक पेपर पर उन सभी चीजों की लिस्ट बनाता है जिनको योनबई के लिए खो चुका था या उसके डैड ने उससे छीन ली थी, पर वो और कहीं नहीं बल्कि बाथरूम में छुपा बैठा सब कुछ लिख रहा था। इधर बाहर लाइन बनाओ टिकट कटाओ वाली सिचुएशन बनी हुई थी। हायनवो और बावुल अनकंट्रोल्ड खड़े थे। उनको लगता है योनबई अंदर फंसी हुई है, पर वो पीछे से आकर इनको बताती है वो तो बाहर है। इधर वो जैसे ही बाथरूम से बाहर निकलता है इन सबको वहाँ पर खड़े देखकर एम्बैरेस फील करते हुए अपनी बनाई गई लिस्ट को छुपाता हुआ वहाँ से खिसक लेता है। जीसू लॉयर के पास हेल्प के लिए जाता है और लॉयर इसकी हेल्प करने से इनकार कर देता है कि वो चासंग के खिलाफ नहीं लड़ सकता है और इसको इसके कैसल में वापस लौट जाने को बोलता है कि कैसल के बाहर प्रिंस दूसरे लोगों के लिए प्रॉब्लम होता है। फिर वो यूनसुई से मिलता है कि वो किसी से रोमन खरीदने के लिए भी पैसे नहीं मांग सकता है कि कहीं योनबई को उसके कंगले होने का पता न चल जाए। फिर यूनसुई से पूछता है कि वो उसे पास में डेट क्यों कर रही थी। वो बोलती है उसकी लग्जरी कार, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स और नाइस क्लॉथेस की वजह से, जिस पर हैरान होता है और पूछता है अगर मैं सिर्फ पुअर हाई स्कूलर होता क्या तभी वो उसे डेट करती। हंसती है और बोलती है वो पागल थोड़ी ना है, फिर तो ऑफ कोर्स सिर्फ बावुल को डेट करती, उसकी तरफ देखती भी नहीं। उसे उसका आंसर मिल गया था। फिर वो उससे पूछती है वो खौफजदा है कि योनबई उसके कंगले होने की वजह से उसे लाइक नहीं करेगी, मगर वो बोलता है नहीं बल्कि उसे ये डर है कि वो उसे लाइक करने लगेगी। यूनसुई को कैफे के बाहर गुड बाय करते हुए योनबई इन दोनों को देख लेती है, जेलस होने लगी थी। फिर इसको जिम में आकर इससे मिलने का बोलती है, मगर जीसू जैसे ही उससे मिलने के लिए जाने लगता है रामेन शॉप के बाहर ब्लैक सूटेड चासंग की फौज जीसू का डिसीजन सुनने के लिए आई खड़ी थी कि वो इनके साथ वापस लौटेगा या फिर शॉप की बलि चढ़ाएगा। बावुल और हायनवो भी वहाँ पर खड़े थे। हायनवो तो इन सभी को देखकर छुपने लगता है। फिर कैंग हैक वहाँ आकर सारे मामले को संभालते हुए इस पूरी फौज की पेट पूजा करने के लिए इनको शॉप के अंदर बुलाता है। जीसू इन सभी को थोड़ी देर में आकर इनको अपना डिसीजन बताने का बोलकर योनबई से मिलने चला जाता है। योनबई उसका वेट कर रही थी। फिर उसके सामने वॉलीबॉल खेलने लगती है। वो उसको खेलते हुए देखकर सोचने लगता है उन सभी रीजंस के बारे में जिसकी वजह से वो योनबई को डेट नहीं कर सकता है। वो योनबई के बारे में बहुत ज्यादा वरीड था कि उसके डैड कैसे इनको थ्रेट करने के लिए शॉप पर
बुलडोजर चलवा देंगे। इयोन भाई बहुत देर तक खेलते रहने के बाद स्पाइक्स को रोक कर उसके पास जाने पर उससे बताती है वो जानता है वो 5 साल की थी तब से वॉलीबॉल खेल रही है, जिसके बीच में इसको बहुत सारी चोटें लगी, बहुत सी इंजरीज भी उसने फेस की, मगर फिर भी उसने इसको खेलना नहीं बंद किया क्योंकि वो जब भी बॉल अपने हाथ में पकड़ती है उसके हार्ट की ट्रेन स्पीडे पकड़ लेती है और फिर इसको पकड़ कर बोलती है पर अब वो जीसू को होल्ड करना चाहती है। पर जीसू सुनकर इसका हाथ झटक देता है, वो यहाँ इससे ब्रेकअप करने आया है, जिसे सुनकर उसके पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। फिर उसको जाते देखकर वो उसके पीछे भागती है, बिल्कुल पिछली रात की तरह जब एक बार जीसू इसी तरह उसके पीछे भाग रहा था। बिल्कुल सेम रिवर्स सिचुएशन थी। वो इसको इन दोनों के साथ रहने की वजह से आने वाली डिफिकल्टीज के बारे में बताने लगता है कि वो दोनों सिक्के के 2 अलग अलग हिस्से हैं जो कभी एक नहीं हो सकते हैं, और उसको उन सभी चीजों के बारे में बताता है जो कि वो उसकी वजह से खो चुका था, और इन सभी चीजों की एक बहुत लंबी लिस्ट उसने बनाई थी। और उसको बताता है कि इन सभी चीजों को खोने के बदले में उसे सिर्फ और सिर्फ इयोन भाई मिलेगी, और उसे पाने के लिए सब कुछ छोड़कर वो सबवेज के धक्के नहीं खा पाएगा। मतलब वो लोकल ट्रांसपोर्ट को यूज करने से खौफजदा है। वो ये सब कुछ अचानक होने पर कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसके कुछ भी बोलने पर वो उसे बार बार धुतकार रहा था। वो उसके हार्ट पर हाथ रखकर बोलती है तुम्हें पता है तुम्हारा हार्ट अभी भी बंद हो रहा है। वो इसका हाथ खुद से दूर करके सख्त लहजे में बोलता है वो अब इसे मजीद लाइक नहीं करता है। उसे समझ क्यों नहीं आ रही है, वो उसके टाइप की नहीं है। और फिर खुद अपने हार्ट पर अपना हाथ रखकर बोलता है यहाँ कुछ नहीं हुआ है और न ही फ्यूचर में कुछ होगा। उसे होश में आने को बोलता है कि वो वापस अपनी असल जगह पर लौट जाए। मैं तुम्हारी डेस्टिनेशन नहीं हूँ, समय बर्बाद मत करो। जाते जाते ही सेम उसी की तरह उसका टीचर कार्ड उसके हाथ में दे जाता है। जीसू वापस जाकर सबको अपना फैसला सुनाता है। वो अपने कैसल वापस लौट कर जा रहा है। कैंग हार्क इसको रोकता है कि वो कोई और सोल्यूशन ढूंढ लेंगे, तुम अकेले नहीं हो, हम 5 हैं। वो उसकी ऑफर को रिजेक्ट कर देता है कि अगर वो ज्यादा देर इन सभी के साथ रहा तो वो इनकी तरह पूप बन जाएगा। कैंग हार्क को सुनकर दिल पर चोट लगती है और फिर इससे पूछता है और फिर दूसरे पूप इयोन भाई के बारे में क्या ख्याल है, उसके साथ क्या करने वाले हो। जिस पर कैंग हार्क को बोलता है इस गन को तुम साफ कर लेना मेरे पीछे से, और जाते हुए बोलता है कि वो इयोन भाई को उसकी मोम की तरह बनते हुए नहीं देखना चाहता है। उसे नफरत है इस सब से। इयोन भाई डिसहार्ट हुई थी, डोंगजू के साथ जाकर ड्रिंक करती है, पर उसके पूछने पर भी उसे कुछ नहीं बताती है कि उसके साथ क्या क्या कुछ हो चुका है। जीसू घर लौट चुका था। उसके डैड इसको देखकर बोलते हैं वो भूल जाए कि इसके साथ कुछ हुआ है, और इसको एक फेमस कहावत सुनाते हैं कि अगर सुबह को भोला शाम को घर वापस लौट आए तो उसे भोला नहीं कहते हैं। और उसे बोलते हैं क्योंकि तुम एक जेम की तरह हो जिसकी सेटिंग्स चेंज होने से जेम की कीमत कभी कम नहीं होती है, बल्कि उसकी सेटिंग्स चेंज होने की वजह से उसकी कीमत में इजाफा होता है। इयोन भाई टल्ली होकर घर वापस लौटती है। उसकी टक्कर वहाँ पर उसका वेट करते कैंग हार्क से हो जाती है और उसे जीसू से डंप होने के बारे में बताती है कि उसे लगता है ये उसे कैंग हार्क को डंप करने पर पनिशमेंट मिली है। उसने अपने पिलर हस्बैंड का हार्ट तोड़ा जिसके बदले में जीसू ने भी उसका हार्ट तोड़ दिया है। फिर कैंग हार्क को अपने ड्रीम के बारे में बताती है और बताने के बाद जोर जोर से हंसने लगती है कि कैसे उसका ड्रीम एकदम सच हो गया है, और इसको जीसू के साथ हुई सभी बातों को याद करके बताती है जब उसने जीसू को छूना चाहा था, कैसे जीसू उसका हाथ झटक कर वहाँ से चला गया था। फिर वही कैंग हार्क के पाँव में गिरकर जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है और उसे बोलती है जब जीसू ने उसे धत्कारा था वो ऐसे ही चीख चीख कर रोना चाहती थी। कैंग हार्क उसके पास खड़े होकर उसे बहुत देर तक उसे खुलकर रोते रहने देता है ताकि वो अच्छे से मन की भड़ास निकालने के बाद रिलैक्स हो जाए, पर वो अकेली पेन में नहीं थी। इधर जीसू की भी सेम फीलिंग्स थी। उसके बारे में याद करते हुए रो रहा था और अपने हार्ट पर हाथ रखकर बोलता है उसके डैड कैसे बोल रहे थे कि कुछ नहीं हुआ है, बहुत कुछ हो चुका है, और रोते हुए अपने हार्ट को थपथपाते हुए खुद को दिलासा देने लगता है नथिंग हैपेंड, नथिंग हैपेंड। और यहीं पर सेकंड लास्ट एपिसोड का एंड हो जाता है। तो लवली बडीज बहुत जल्द मिलेंगे लास्ट एपिसोड के साथ। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के बटन का कान मरोड़ देना और अपने प्रीशियस थॉट्स मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और मजीद ड्रामास की एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ठोकते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग लवली बडीज। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द।